All right, guys. A very good evening from the city of Cowboys. From here, okay, from Dallas, Texas. Um, what a technology we have, huh? And the audience we have, like all over Pakistan. लोग बैठे हैं. फिर I got inquiries from Canada, even in US, इटली से भी आई, यूके से, मिडिल ईस्ट साइड से सब. अच्छा, पहले तो जो हमारी बात होती रही, वी टॉकिंग ऑन व्हाट्सएप, सही है ना. सारी इतनी इंक्वायरीज थी, मैं भी एक स्टैंडर्डाइज मैसेज सबको भेज रहा था. The objective of today's class or today's course, or not today's course, this month course, सही है ना. लेकिन आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव भी, and I'll talk about the objective of the whole course, उस पर ही बात करूंगा. देखो, सबसे पहले तो मेरी ख्वाहिश ये थी, और मेरी हमेशा से ख्वाहिश होती है कि I teach non-financials या non-accountants या talking to a layman, सही है ना, बिल्कुल एक आम आदमी जो साइंस के बैकग्राउंड का है, जो इंजीनियरिंग मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, कुछ लॉयर्स भी हमारे साथ इसमें, तो उनको ये चीज सिखाना. लेकिन हुआ ये कि कई स्टूडेंट्स भी हैं और कई प्रोफेशनल्स भी हैं, उन्होंने कहा कि जी हम भी इसको साथ ज्वाइन करना चाहते हैं. अच्छा, अब सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी जो ऑडियंस है उसमें डाइवर्सिटी है, ठीक है ना. ऑडियंस में डाइवर्सिटी, यानी हमारे पास कुछ ऐसे भी बच्चे बैठे हैं जो इंटरमीडिएट, मैट्रिक, ONA लेवल्स के भी हैं, कुछ ऐसे हैं जो CA के स्टूडेंट्स हैं, कुछ ACCA के स्टूडेंट हैं, कुछ CA क्वालिफाइड है, कुछ ACCA क्वालिफाइड है, कुछ केमिस्ट्री के टीचर्स हैं, कुछ लॉयर्स हैं, यानी पता ही चला कि बहुत सारे, कोई इकोनॉमिक्स में और कोई बिजनेस कम्युनिटी, इवन कुछ घरेलू खवातीन भी बैठी है, ठीक है ना. तो ये कोर्स है उनके लिए. अच्छा, अब बात ये कि सबसे पहली चीज तो हमारे पास ऑडियंस जो है वो एक वैरायटी और डिफरेंट बैकग्राउंड, यानी डाइवर्सिटी हमारे पास. अगर आप ये सोचते हैं कि मैं डायरेक्ट, क्योंकि मैं टीचर ऐसा हमेशा से, आई हैव 20 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, और मेरी हमेशा क्लास में डाइवर्सिटी होती थी. और ये बात मुझे जाहिर है, एक बच्चा अगर क्लास में बैठा हुआ है और वो टीचर से ये कहे कि आप थोड़ा सा एक्सेलरेट कर दें, तो ये नहीं होगा. लेकिन हमें हैंडल करना है इन सबको. अगर मैं आज पहली मीटिंग में ही कुछ बातें ऐसी कर दूं जो कि टेक्निकल जार्गन्स हो, यानी इसकी मिसाल ऐसी हो गई कि अगर एक डॉक्टर के सामने हम ये कहें कि डॉक्टर के पास जाके कि मेरी तबीयत आज कुछ डेबिट हो रही है, क्रेडिट हो रही है, तो डॉक्टर, उसके लिए जार्गन्स है, मुश्किल है. तो कोर्स का ऑब्जेक्टिव यही है कि विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, जो कि मैंने अपनी वीडियो में हर जगह ये बात की कि हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल स्क्रैच से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसको डेवलप करते जाएंगे, ताकि कुछ, आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव भी है कि आई विल बी डिस्कसिंग सम टर्मिनोलॉजीज, ताकि बाद में ये मसला ना हो कि कोई बोले कि सर ये डिविडेंड किसको कहते हैं, या स्टॉक डिविडेंड क्या होता है, या ये बुलिश ट्रेंड क्या होता है, या बियर कौन होता है. उनके नजदीक बियर कोई भालू वालू है, हमारे नजदीक बियरिश ट्रेंड प्रोफेशनल्स के लिए क्या है. तो मैं चाहता हूँ पहले ये टर्मिनोलॉजीज को हम क्लियर करेंगे. लेकिन बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास, आई विल बी डिस्कसिंग द कोर्स आउटलाइन, कि आज की हमारे कोर्स की कोर्स आउटलाइन क्या, इस पूरा जो 4 हफ्ते जो सेशन रहेगा उसकी कोर्स आउटलाइन क्या है. तो ये बात मैंने क्लियर कर दी कि जो हमारी ऑडियंस है उसमें वैरायटी है, और कुछ अगर ऐसा सोचेंगे, जो कि एक बहुत कम परसेंटेज है, वो सोचेगी कि सर ये वाली टर्मिनोलॉजी तो हमें पता थी, तो भाई थोड़ा सा टाइम आपको देना होगा इन बाकी बच्चों को भी, और हो सकता है आपके लिए भी एक अच्छा रिकैप. तो ये इज जस्ट अ मैटर ऑफ 1 or 2 मीटिंग, उसके बाद फिर थिंग्स विल गो, सही है ना. अच्छा, मैंने ये कोर्स आउटलाइन लिखी भी है. तो सबसे पहली चीज जो होगी वो ये, अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं कि आई एम रिकॉर्डिंग दिस क्लास, ये क्लास को मैंने रिकॉर्ड किया. अच्छा, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ लाइव क्लास एंड अ रिकॉर्डिंग क्लास, क्योंकि मैं अपने साथ, आपके साथ ये स्क्रीन भी अपनी शेयर करूंगा, जो कि मैंने अभी शेयर नहीं की, मैं भी शेयर करूंगा. लाइव और रिकॉर्डेड क्लास में फर्क सिर्फ इतना है कि लाइव क्लास में यू कैन आस्क क्वेश्चन राइट अवे, लेकिन रिकॉर्डेड वाली जो क्लास होगी उसमें एट द एंड ऑफ द मीटिंग आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मुझसे सवाल पूछ सकते हैं. आई राइट माय कांटेक्ट नंबर, यू ऑलरेडी हैव इट, लेकिन मैं उसके बावजूद लिखूंगा. रिकॉर्डिंग का फायदा ये है कि इट इज मोर फ्लेक्सिबल एंड मोर कन्वीनियंट फॉर पीपल, क्योंकि मेरा टाइम जोन अलग है, इटली का टाइम जोन अलग है, यूरोप और US की मार्केट और कनाडा का और पाकिस्तान का, सबके टाइम जोन डिफरेंट है. तो सबको एक वक्त में अकोमोडेट करना, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. तो ये एक बड़ा बेनिफिट है रिकॉर्डिंग का, कि हम रिकॉर्डिंग करके, लेकिन उसके बाद जाहिर है जो भी व्हाटएवर टू-वे कम्युनिकेशन विल बी देयर, आई एम हियर टू सपोर्ट यू. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोर्स आउटलाइन. अच्छा, सबसे पहली बात, जब कोर्स आउटलाइन की बात होगी तो आज भी हो सकता है कुछ बच्चों को ऐसा लगे कि यार ये तो बहुत मुश्किल तो नहीं है. नहीं, मुश्किल नहीं. आज की कोर्स आउटलाइन में कुछ टर्म्स ऐसी आएंगी जरूर, लेकिन आपने बिल्कुल उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि यू आर नॉट ओनली स्टडिंग फ्रॉम अ ट्रेनर, एक स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेनर से आप नहीं पढ़ रहे, आप एक टीचर से पढ़ रहे हो, और वो टीचर जो बिल्कुल
अपनी बात एक आम आदमी को समझा, कोई भी बात हो मैं समझा सकता हूँ आम आदमी को, कोई परेशानी की बात नहीं, ठीक है। ओके, तो कोर्स आउटलाइन जो है हमारी, विल टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल सम टर्मिनोलॉजी, सही है ना। हम कॉर्पोरेशंस पे बात करेंगे कि कॉर्पोरेशंस होती क्या है, सही है ना, लीगल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, सबसे पहले बेसिक ये व्हाट इज दिस मार्केट, इस कैसीनो जिसको हम कहते हैं ना, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट, ये है क्या। फिर हम इसमें गुफ्तगू करेंगे इन आवर नेक्स्ट मीटिंग दैट हाउ टू ओपन एन अकाउंट, किस तरीके से शेयर्स को बाय करना है, तो उसके प्री रिक्विजिट्स क्या, सही है ना, उसके लिए आपके पास व्हाट टूल्स रिक्वायर्ड, ओके। सो हाउ टू ओपन एन अकाउंट एंड फाइंडिंग अ ब्रोकर। मैंने अपनी वीडियो में भी कहा था कि हमने ये सारी चीजें, हमने बड़े रोलर कोस्टर में बैठे हैं, हाँ, ऊपर नीचे ऐसे रोलर कोस्टर में भी बैठे हैं कि लग रहा था कि ब्रोकर से, तो ब्रोकर तो सब एक ही होते हैं, कहीं भी जाके अकाउंट खुला लो, इज सेम लाइक बैंक, ये किसी बैंक में खुलवा लो। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे कि ब्रोकर और ब्रोकर में भी डिफरेंस है, यानी यू विल हैव टू मैनेज योर रिस्क हियर आल्सो। और इसमें हम सीडीसी का कॉन्सेप्ट भी लाएंगे कि किस तरीके से सम टाइम आप शेयर्स बाय कर लेते हो किसी ब्रोकर से, और पता ये चलता है कि आपके सारे शेयर रिस्क पे आ जाते हैं। यानी इसकी मिसाल ऐसे हो गई एक आम आदमी के लिए कि उसने पैसा बैंक में रखवा है और बैंक जो है वो उस पैसे को यूज कर रहा है, और तारीख में ऐसे फ्रॉड हुए भी। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड अ ब्रोकर। फिर इन टर्म्स ऑफ कमीशन, क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी होती है जब आप शेयर्स वगैरह बाय करते हो, तो किस तरीके से स्मार्ट, और सबसे अहम जो होगा उसमें ब्रोकर में वो है रिस्क मैनेजमेंट, कि आपका रिस्क मैनेजर है, यानी यू आर टॉकिंग टू समवन यू नो लेजिटिमेट ब्रोकर से आप बात कर रहे हो और आपका अकाउंट हो। अच्छा, उसके बाद हाउ टू गेट क्रेडिट्स, इस पे हम बात करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिसके पास $1000 है या 1000 रुपया है वो 1000 के ही शेयर ले, क्या वो आगे बढ़ के उधार भी ले सकता है या नहीं ले सकता, ठीक है ना। उस पर बात होगी कि अगर इफ यू डोंट हैव फंड्स, उसको फिर कैसे मैनेज किया जाता है। अच्छा, सम टाइम जब मामला बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिन कॉल्स, मार्जिन कॉल्स क्या होती है। स्टॉक मार्केट हॉल्ट कब होती है, कब, अभी जैसे आप बीच में देख रहे थे कि स्टॉक मार्केट शुरू में बंद हो जाती थी, यानी थोड़ी देर के लिए उसको लॉक लग जाता था पूरी मार्केट को, तो हॉल्टिंग स्टॉक मार्केट ये क्या है, ठीक है। कुछ गुफ्तगू हमारी रहेगी मार्केट टाइमिंग्स पे। अच्छा, फिर हम और बात करेंगे, एक दफा जब इस अकाउंट हमारा खुल गया, उसके प्रोसीजर, उस पर हमारी बात होगी, देन विल टॉक हाउ टू बाय शेयर्स, शेयर्स कैसे बाय करने, सही है ना। और इसमें फिर बड़ी अहम चीज और वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग इज विल डू द लाइव ट्रेडिंग। आपको लाइव ट्रेडिंग स्क्रीन शेयर करके दिखा देंगे कि किस तरीके से बाय करना है। लेट्स से अगर आरिफ हबीब के अकाउंट है या एकेडी के पास अकाउंट है, व्हाटएवर, और उसमें किस तरीके से शेयर्स बाय करना है, कैसे प्राइस फ्लक्चुएट हो रही है, कैसे आप बिड लगाएंगे, और बिड लगाने के बाद आप बिरयानी बनाने लग जाए, और फिर आप देखिएगा कि उसी वक्त जहां पर वो शेयर आएगा एट योर पर्टिकुलर यू विल गेट द शेयर, सही है ना, शेयर्स आपके अकाउंट में आएंगे, कैश निकल जाएगा। तो ये सारी चीजें भी हम देखेंगे कि उस ऐप को कैसे यूज करना है, एंड वी विल डू द लाइव ट्रेडिंग थिंग, सही है। शेयर्स कैसे बाय करने हैं, फिर बाय करके जारे रखने नहीं है, उसको सेल कैसे करना है, तो उसको भी देखेंगे कि सेलिंग ऑफ शेयर्स क्या होते हैं। फिर उसको रीड करना भी सीखेंगे कि इस वक्त हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं, इक्विटी क्या है, कैश कितना मौजूद है, किस प्रॉफिट और लॉस पे हम खड़े हैं, ये सारी गुफ्तगू भी रहेगी। अच्छा, फिर पता चला शेयर आपने बाय किए, ₹1 बढ़ा एंड यू सेल इट, ऐसा भी होता है, तो ये भी तो देखना होगा कि उस पर कमीशन भी तो लगा। व्हेन यू बॉट इट यू पे द कमीशन, व्हेन यू सेल इट यू विल हैव टू पे कमीशन, और फिर उस पर टैक्स भी लगा सरकार का। तो पता चला ₹1.5 का खर्चा हो गया है, आपने देखा कि 100 का शेयर 101 हुआ, और आपने कहा चलो यार निकाल देते, तो अल्टीमेटली यू आर इन लॉस। लग ऐसा रहा है कि आप प्रॉफिट में, यू अर्न $1, ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो इस पे भी गुफ्तगू रहेगी कि टैक्स रेट वगैरह क्या चल रहा है चीजें। अच्छा, फिर हम थोड़ी बात करेंगे बुलिश ट्रेंड और बेयरिश ट्रेंड पे, कि किस तरह जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो उस वक्त के डिसीजन क्या है, जब मार्केट डाउन हो रही होती है तो उस वक्त क्या करना है, शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। इस वक्त के लिए शायद बहुत सौ के लिए वो जार्गन होगा, लेकिन मुझे याद है आई मेड वन वीडियो, आई पुट इट इन यूट्यूब, एंड दैट वाज अबाउट शॉर्ट सेलिंग। तो आप चाहें तो जाके उस चैनल पे भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो अब हम बात करेंगे क्योंकि यू आर पार्ट ऑफ द स्पोर्ट्स, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होते हैं, वो कौन से शेयर। अच्छा, जब मैं कहूंगा ना शेयर, आज की क्लास में खरी बात करूंगा, अभी तो कोर्स आउटलाइन है। समटाइम वी यूज द टर्म स्टॉक, सही है ना, अमेरिकन टर्म स्टॉक है। स्टॉक का मतलब ये नहीं होगा कि मेरे पास शान मसाले का स्टॉक पड़ा, स्टॉक मींस शेयर्स। जब हम बात करेंगे स्टॉक मींस शेयर, अमेरिकन टर्म जब कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज, तो शेयर एक्सचेंज भी कह सकते हो, शेयर मार्केट, बट नॉर्मली वी यूज द टर्म स्टॉक मार्केट, सही ना, स्टॉक प्राइस गोइंग अप, स्टॉक शेयर प्राइस, वो बात है। तो फिर ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होते हैं, हाँ, और पिंक शीट शेयर्स क्या होते हैं, उन पे बात करेंगे। अच्छा, व्हाट इज कैपिटल गेन, व्हाट इज कैपिटल लॉस। फिर गुफ्तगू करेंगे कि कुछ शेयर्स होते हैं जो शरिया कंप्लायंस होते हैं,
ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि जी हमें तो स्टॉक में इन्वेस्ट करना है बट विल बाय ओनली दोज शेयर व्हिच आर एज पर इस्लामिक लॉ शरिया कंप्लायंट, सही है ना। तो उस पर बात करेंगे व्हाट आर दोज शेयर्स एंड व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ बीइंग इन शरिया कंप्लायंट लिस्ट, कि कौन से शेयर्स हैं वो किस तरीके से शरिया कंप्लायंट में आ सकते हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उस पर भी हम थोड़ी बात करेंगे। Then we'll talk about short term and long term perspective of shares. Although stock exchange में जीतता अमूमन वही है जो लॉन्ग टर्म प्लेयर होता है, ठीक है ना। ये ऐसे ही है जैसे वो बलून नहीं होता हीलियम गैस, तो उससे ऊपर ही जाना है, थोड़ा यूं 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 होगा लेकिन अल्टीमेटली उसका डायरेक्शन ऊपर ही होता है। तो हम बात करेंगे, लेकिन दायरा शॉर्ट टर्म में भी लोग खेलते हैं। तो व्हाट इज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ऑफ शेयर्स के लिए मेरे को लगता है एक बड़ी मीटिंग होगी। विल टॉक अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, व्हाट इज द लॉक सिस्टम, जैसे पाकिस्तान की मार्केट में ऊपर का ताला, नीचे का ताला, अपर सर्किट ब्रेकर, लोअर सर्किट, फिर इसी तरह स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट क्या है, हेजिंग क्या चीज है, इस पे बात होगी। देन वी विल टॉक अबाउट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सही ना। आपके पास इतने फंड्स हैं तो क्या सारा फंड्स उठा के फर्टिलाइजर में डाल देना, फर्टिलाइजर के शेयर ले लिए, क्या करें, है? अपनी एज को भी देखना है, अपने फंड्स को भी देखना है, अपनी फैमिली को भी देखना है। तो व्हाट इज दिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, उसको देखेंगे कि आपने जो अपनी पूरी ग्रोसरी करनी है उसको कैसे, ग्रोसरी ऑफ बाइंग स्टॉक्स, सही ना, शॉपिंग ऑफ स्टॉक्स, तो शॉपिंग करनी है तो उसमें कैसे चीजें रखनी है, अपने रिस्क को कैसे मैनेज करना है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और हेजिंग, इस पे बात होगी। देन विल हैव कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट मार्केट्स, उस पर भी देखेंगे कि कोरिलेशन, कि एक मार्केट का बढ़ना, द चेंज इन वन मार्केट, वन इंडस्ट्री, हाउ इट्स गोना अफेक्ट द अदर इंडस्ट्री, whether it's a negative correlation or positive correlation, क्योंकि कुछ मार्केट के बढ़ने से दूसरी मार्केट भी ऊपर जाना शुरू हो जाती है, सही है ना। अगर वॉर, इस वक्त वॉर की आवाज आती है तो अमूमन लोग सेफ हेवन्स में जाना पसंद करते हैं और गोल्ड ऊपर जाने लगते हैं। तो यार वॉर की बात हो रही है, तमाम मार्केट नीचे, गोल्ड ऊपर जा रहा है। ऐसे कुछ कोरिलेशंस भी देखेंगे इंडस्ट्रीज के दरमियान, कि ऑयल का, गोल्ड का, ऑयल का, फॉरेक्स का, इनके क्या आपस में रिलेशन है, सही है ना। अच्छा, फिर हम बात करेंगे, एक हमारी मीटिंग होगी गोल्ड और फॉरेक्स यानी कमोडिटीज पे हम बात करेंगे, डिफरेंट कमोडिटीज पे। we'll have oil prices, oil पे बात होगी, very good topic, oil prices and its relationship with inflation। इंटरेस्ट रेट पे बात करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी के, जब स्टेट बैंक, जब गवर्नर साहब मॉनेटरी पॉलिसी देते हैं, नॉट गवर्नर सिंह, गवर्नर स्टेट बैंक, तो मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट का क्या इंपैक्ट होता है ओवरऑल मार्केट्स पे भी, स्पेशली विल टॉक अबाउट द स्टॉक्स, सही ना। अच्छा, फिर हम बात करेंगे कुछ करेंसी हेजिंग पे, करेंसी हेजिंग पे, क्योंकि लोगों को बहुत डर लगता है कि हर चीज ही पाक रुपये में पड़ी हुई है, द प्रॉपर्टी इज इन पाक रुपीज, एवरीथिंग इन पाक रुपीज, और घर में जो कैश भी पड़ा हो पाक रुपीज में, तो उसको कैसे हेज करें, उसको कैसे हेज करें, उसको कैसे मैनेज करें, सही ना, कि कल को वैल्यू और डिवैल्यू हो जाए फिर क्या होगा। तो उनके लिए कुछ स्टॉक्स पे हम बात करेंगे कि पावर स्टॉक्स क्या होते हैं, ओजीडीसी के शेयर पे स्पेशली बात होगी, ऑयल एंड गैस पे। फिर हम बात करेंगे कुछ ऐसे भी प्लेयर्स होते हैं, कुछ आप लोगों में से ऐसे लोग होंगे जिनको फिक्स, सॉरी, जिनको कुछ फिक्स जो है वो पे आउट चाहिए होता है, ठीक है ना। वो बोलते हैं यार जो हमने इन्वेस्टमेंट की है वी गेट द फिक्स पे आउट, उस पर भी हम बात करेंगे। फिर यहाँ पर हम एक और अच्छे एरिया पे बात करेंगे, अदर देन शेयर बाजार, विल टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड्स, सुनते रहते हो ना, मीजान के म्यूचुअल फंड्स, फलाने के यूनिट्स, म्यूचुअल फंड्स क्या है उस पर हम बड़ी डिटेल गुफ्तगू करेंगे म्यूचुअल फंड्स पे, और डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स पे बात करेंगे, ठीक है ना। देखो, खेलने के बहुत सारे तरीके, तरीका ये भी है कि यू प्ले लाइक तेंदुलकर और सही नंबर, और यू प्ले लाइक शाहिद अफरीदी, कि जैसे आपकी मर्जी, आप किस तरह कब किस वक्त खेलना चाहते हो, सही है ना, ये डिपेंड करता है। तो हम देखेंगे कि किस तरह सेफ प्ले खेलना है, एग्रेसिव खेलना है, और ये बात भी आपको पता है कि जहां पर आप विकेट छोड़ के खेलते हो तो डेफिनेटली या तो बॉल विकेटों में होती है और या फिर बॉल बाउंड्री से बाहर होती है, बिल्कुल खुल के खेल रहे हो तो मोर रिटर्न्स, यू हैव टू मैनेज, गेट मोर रिस्क, सही है ना, इस सब पे। फिर हम एक मॉडल पे बात करेंगे, पेस्टल मॉडल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, लीगल मॉडल, पेस्टल मॉडल। तो हम देखेंगे किस तरह सियासी हालात, अरे कुछ बच्चे मुझसे पूछते भी हैं कि सर आप क्या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे इस पे बात करेंगे। देखिए बहुत सारी बातें जो हम करेंगे वो जेनरिक होंगी, is generic for US market and UK market and Pakistan stock exchange सबके लिए, लेकिन हमारी बहुत सारी एग्जांपल्स जो होंगी वो पाकिस्तान से रेलेवेंट होगी, लेकिन वर्ल्ड वाइड भी करेंगे बात जितनी कर सकेंगे, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारी बातें जेनरिक होंगी कि भाई ऑयल है उसका इंपैक्ट ग्लोबल है, आजकल तो वैसे ही व्हेन यू टॉक अबाउट द ग्लोबलाइजेशन तो मार्केट जो है आपस में वैसे ही बड़ी इंटरकनेक्टेड है, सही है ना। तो उस पे पेस्टल पे के पॉलिटिकल कि भाई क्या सूरत हाल होती है, क्या सिचुएशन होती है, आपको तो वैसे दोनों टेस्ट मिलेंगे, आपको ग्लोबल लोकल दोनों टेस्ट मिलेगा,
क्योंकि एक ट्रेनर आपका पाकिस्तान में बैठा है और दूसरा ट्रेनर यहाँ बैठा है। जैसे पॉलिटिकल सिचुएशन को हम देखेंगे कि जहां डेमोक्रेट्स की हुकूमत ताकतवर हुई, सही है ना, जहां डेमोक्रेट्स की हुकूमत ताकतवर हुई कौन से शेयर्स ऊपर जाएंगे, और जहां रिपब्लिकन आए तो हमारी ये स्टेट टेक्सास इसने ऊपर जाना है, सही है ना, किस तरीके से। तो इस पर बात रहेगी कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स का क्या इम्पैक्ट होता है फार्मा पे, वॉर इंडस्ट्री पे, तो हम वहां पर यूएस को भी लेके चलेंगे, ठीक है। और उधर भी देखेंगे कि भाई मियां नवाज शरीफ की जब हुकूमत आती है फिर क्या होता है, और अगर इमरान खान का धरना जब ताकतवर होता है तो फिर क्या होता है, और जब वो हुकूमत आती है तो फिर किस तरह, तो पॉलिटिकल फिर इकोनॉमिकल सिचुएशन पे बात करेंगे, हाउ इट्स गोना अफेक्ट द टैक्स रेट, इंटरेस्ट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स, इन्फ्लेशन का नंबर, ये कैसे। सोशल इश्यूज पे बात करेंगे, हम कोरोना वायरस पे बात करेंगे, कोरोना वायरस कैसे हिट करता है भाई चीजों को, हाँ स्टॉक्स को, टेक्नोलॉजिकल चीज। देन विल टॉक अबाउट सम ग्लोबल इम्पैक्ट जो कि मैंने अभी कहा। उसके बाद बहुत अच्छा एरिया वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कि जब भी आपने किसी कंपनी के शेयर्स को बाय करना है, देखो एक तरीका तो है कि शेयर्स बाय करने का आंखों पर पट्टी बांधो और इना मीना डी का इना मीना स्टॉक, तो एक तरीका तो ये इस तरीके से, और एक तरीका होता है देख के। When you go and buy a property, you see so many factors. Yes or no? जब भी आप प्रॉपर्टी बाय करते हो आप कितने फैक्टर्स को देखते हो, तो यार इधर पानी कैसे आता है, इधर बिजली जाती है नहीं जाती, हाउ इज द नेबरहुड, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, व्हाट्स द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, कितनी चीजें आप देखते हो। जैसे अमेरिका में तो ये तक भी देखना पड़ता है कि स्कूल की रेटिंग क्या है, क्राइम रेट को आप देखते हो, क्योंकि यहाँ तो स्कूल आपने जो पब्लिक स्कूल में भेजना होता है हैज टू बी इन द सेम जिप कोड, सेम विसिनिटी में, तो भी देखना होता है कि अगर बच्चे वाले हैं तो अपने स्कूल की रेटिंग पहले देखते हैं कि यहाँ स्कूल की रेटिंग क्या है, is it 10 out of 10 or 10 out of 9 or whatever, see? तो ये चीज तो हम देखेंगे कि बिल्कुल इसी तरह when you buy shares, पीएसओ के शेयर्स बाय कर रहे हैं, पीपीएल पीओएल किसी के, तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी तो देखना। हम ये एनालिसिस यहाँ पर सीखेंगे कि भाई किस तरीके से उसकी स्ट्रेंथ, उसकी फाइनेंशियल वीकनेसेस, ये चीजें, इवन अदर देन फाइनेंशियल इश्यूज को भी देखना है, हु इज द चेयरमैन, हु इज द सीईओ, व्हाट इज द बोर्ड स्ट्रक्चर, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स यू हैव टू कंसीडर बिफोर यू डिसाइडिंग वेदर टू स्टेप इन और नॉट, सही ना। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि समटाइम्स शेयर्स बाय किए जाते हैं बाय लुकिंग एट हिज हकीकत, फंडामेंटल एनालिसिस, और समटाइम देखा जाता है टेक्निकल ट्रेंड, सही है ना। अभी बहरिया जा रहा है तो जा ही रहा है भाई, फिर बहरिया आ रहा है तो आ ही रहा है। और समटाइम ऐसा होता है कि कुछ चीजें होती हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग होती है, फंडामेंटली स्ट्रांग होती है कि उसने तो एक स्टेबल ही रहना है, मार्केट में ऊंच नीच आएंगी, वो थोड़ा नीचे होने के बाद वापस उसने अपनी जगह बनानी, बिकॉज़ फंडामेंटली स्ट्रांग। तो विल टॉक अबाउट सम फंडामेंटल एंड टेक्निकल थिंग। डिविडेंड यील्ड पे हमारी बात होगी। फिर हम कुछ इंडस्ट्रीज उठाएंगे, लेट्स से टेक्सटाइल, ऑयल एंड गैस, इंश्योरेंस, पाकिस्तान में सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइजर, उन इंडस्ट्रीज पर हम बात करेंगे। मे बी विल टेक 1 or 2 मीटिंग्स कि हम उन इंडस्ट्रीज को एनालाइज करेंगे। उसके बाद फिर एक बड़ा अच्छा एरिया है वन ऑफ इवेंट्स, जिस पे एक बड़ी किताब भी है, ब्लैक स्वान। ये कभी कभार एक ऐसा इवेंट आता है, वो कहते हैं ना बुरा वक्त आए तो ऊंट पे बैठे शख्स को भी कुत्ता काट के भाग जाता है, या बस में बैठे थे कुत्ता काट के भाग गया, यानी बुराई जब आती है तो सम टाइम होती है वन ऑफ बुराई, वो बहुत ही खतरनाक बुराई। 9/11, नोबडी नोस दिस, क्या नहीं यार, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है दुनिया में। इसी तरह जो अभी कौन सी एयरलाइन थी कि तैयारे गायब हो गए, पूरा जहाज गायब हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है कि जहाज गायब हो गया। कोरोना वायरस, पूरी दुनिया को लॉकडाउन देखना, दिस इज वन ऑफ इवेंट, देयर इज नो प्रेसिडेंट बैक, पीछे उठा के देखें कभी नहीं, ऐसा कौन सा प्रेसिडेंट था कि पूरी दुनिया ही लॉकडाउन हो जाए, लेकिन ऐसे भी प्रेसिडेंट। तो वन ऑफ इवेंट्स में हम बात करेंगे जिसको हम ब्लैक स्वान, सही ना, वो भी अच्छा। देन और बहुत अच्छी चीज, आजकल शेयर बाय करने से पहले तो लोग कहते थे ना फंडामेंटल्स, टेक्निकल, लुक एट द फाइनेंशियल नंबर, ये। अब हम बात करेंगे लुक एट द बिजनेस मॉडल, how this company earns money. This is very important these days. Uber किस तरह पैसे बना रही है, उसके बिजनेस मॉडल को समझना बहुत जरूरी है। फेसबुक का शेयर NYSE में, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में माना बहुत अट्रैक्टिव लगता हो, लेकिन ये देखना भी तो है कि फेसबुक पैसा किस तरह बना रहा है, व्हाट इज एक्चुअली फेसबुक। फेसबुक तो ऐसा है कि एक प्रोग्राम है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। We used to have मैसेंजर, और उससे पहले एक और होता था हमारे पास, पता नहीं कौन सा, वो नाम मैं भूल गया, जो बचपन में यूज करते थे। फेसबुक को किसी ने भी रिप्लेस कर दिया, फिर क्या होगा, मतलब सारे प्रोफेशनल्स के लिंक्डइन पे आ गए, या उसके अलावा भी कोई और नया प्लेटफॉर्म है, या मे बी पीपल हैव अ डिफरेंट एंटरटेनमेंट थिंग, फिर क्या होगा। तो लोगों को डर लगता है कि यार इसमें इन्वेस्टमेंट करने गए तो थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट, और इसके सामने अगर मैं बोइंग को रखता हूँ, एयरबस को रखता हूँ, तो हम बोलते हैं यार ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है कि जिसको रिप्लेस करना ऐसे नहीं है कि रातों रात किसी ने एयरक्राफ्ट
बना लिए, इंजन बना लिए ना। तो अब यही मसला है, एयरबीएनबी को हम देखते हैं इस वक्त, तो ऐसे प्लेटफॉर्म बन गए हैं जिनके रेवेन्यूज एयरबीएनबी यानी जो होटल्स और कस्टमर्स को कनेक्ट कर रहा है उसकी अपनी वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू दुनिया की सबसे बड़ी चेन जेडब्ल्यू मैरियट, वो कम है। क्या है इसी तरह मैंने उबर की मिसाल दी। तो नाउअडेज वी हैव टू लुक एट द अमेज़न पूरी दुनिया के बायर सेलर्स उनको कनेक्ट कर दिया गया जी, मार्केट प्लेस यानी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट प्लेस। तो विल सी द बिजनेस मॉडल्स and like before you take the decision, because this is also one of the risk management techniques कि यार ये इदारा पैसे कैसे कमाता है ये देखना, इसकी प्राइस कुछ भी हो आई डोंट केयर, लेकिन आज मुझे ये देखना जरूरी है। स्पेशली आप देखें आफ्टर कोरोना वायरस lot of business models and lot of business strategies would be 180 degree change कि यार बिल्कुल ही चेंज हो जाए। मैं बल्कि आपको ही बताऊंगा इसमें कि मैं भी इसमें एक बिजनेस में एंटर होते होते बिल्कुल राइट टाइम पे यू टर्न मैंने लिया और फौरन बिजनेस मॉडल को बदला। अल्टमा सही ना उसकी बात। अच्छा फिर हम बात करेंगे, कुछ बच्चों ने मुझसे सवाल किया तो मैंने एक चीज ऐड की है इसमें कि कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर अगर हम पाकिस्तान में कहीं हैं तो क्या हम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट खोल सकते हैं, हाँ थ्रू बैंक अकाउंट और ये चीज, तो उस पर हम थोड़ी बात करेंगे। फिर एक चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो है हम कोई केस स्टडी देखेंगे, रियल केस स्टडी जो पास्ट में बैंक्रप्सीज हुई है, जो कोलैप्स हुए और उसमें स्टॉक का इम्पैक्ट, सही ना, वो हम देखेंगे किस तरीके से डायरेक्टर्स या मेजर शेयर होल्डर्स ये इन्वॉल्व थे और कैसे आर्टिफिशियली हाउ टू कुक द बुक्स, आर्टिफिशियली शेयर प्राइस वेंट अप, जिसमें बड़ा फेमस अमेरिका का जो केस था एनरॉन 2001 का जो केस था, अमेरिका की जो लार्जेस्ट बैंक्रप्सी हुई थी, हम उस पर बात कर सकते हैं। 2008 के रिसेशन में थोड़ा सा एरिया हम टच कर सकते हैं। इंडिया का जो केस था इट वाज 2009 सत्यम कंप्यूटर्स का, उस पर हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं, सही है ना। ये मैं थोड़ी सी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको अंदाजा हो कि किस तरीके से समटाइम आर्टिफिशियली चीजों को ऊपर नीचे ले जाके और उसमें यानी दे गेन द प्राइवेट बेनिफिट्स एट पब्लिक लॉस, सही। तो खैर इससे ज्यादा ही बातचीत होगी, लेकिन उर्फ आम में या रिलेटिवली आप ये ना बोलें कि आपने फुल स्टॉप और कॉमा भी बता दिया, नहीं, रिलेटिवली दिस वुड बी द कोर्स ऑफ, सही ना, बहुत मजा आएगा। सबसे अहम चीज इसमें ये होगी कि विल हैव वेरी गुड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, तो उनसे समझना है ना वो आपके लिए एक रेफरेंस होगा और उसको समझना बहुत। ओके लेट्स स्टार्ट टुडेज मीटिंग, सही है ना, हम थोड़ी देर 30 मिनट्स और मे बी 45 मोर मिनट्स विल टॉक। आज की मीटिंग में मैंने अभी आपसे कहा कि आज की मीटिंग में विल बी डिस्कसिंग सम टेक्निकल जार्गन्स, सही है ना, ऐसे जार्गन्स और ऐसी टर्मिनोलॉजीज पे हम बात करेंगे ताकि जो बच्चे बिल्कुल फ्रेश बैकग्राउंड के, जिनको अकाउंटिंग फाइनेंस दे हैव नो आइडिया अबाउट द स्टॉक्स, कोई चीज का नहीं, बिल्कुल फ्रेश है। अब मैं यानी लेट मी स्विच इन माय टीचिंग रोल, टीचिंग मोड में। ऑलराइट एंड लेट मी शेयर माय स्क्रीन नाउ। सो डूइंग अ बिजनेस, ओके, बिजनेस करने के जो तरीके आपको नजर आते हैं, द फर्स्ट वन यू सी इज स्टोर ट्रेडर बिजनेस, उसमें भी आप बिजनेस के ओनर होते हो। स्टोर ट्रेडर, यू हैव अ स्मॉल शॉप, अ स्मॉल ग्रोसरी स्टोर, यू हैव नो पार्टनर्स, तो हम उसको क्या कहते हैं, अ सोल ओनर बिजनेस। वन ऑफ द वेज ऑफ डूइंग अ बिजनेस, वन ऑफ द लीगल स्टाइल ऑफ डूइंग अ बिजनेस। एक तरीका है कि भाई लोग कहते हैं कि भाई ऐसे मेरी भी शायद ऐसी सोच है कि आई वांट अ स्मॉल गुड एंड क्वालिटी बिजनेस। हम भागीदारी और ये सब चीजें ना, ऑल्दो करता हूं मैं भागीदारी और ये सब होती है, लेकिन अगर आप मुझे दिली तौर पे देखें तो मैं बोलता हूँ सोल ट्रेड, सही है ना, एक तरीके। सेकंड स्टाइल इज कॉल्ड पार्टनरशिप। एक तरीका ये भी होता है कि व्हेन मोर देन वन नेचुरल पीपल, नेचुरल मैंने बोला, आर्टिफिशियल नहीं बोला, नेचुरल, जिंदा जावेद लोगों का होना, सही है ना, मरे हुए आदमी का नहीं या आर्टिफिशियल बॉडी का नहीं, जिंदा जावेद लोग जब एक से ज्यादा when they come up and they bring their investment and they provide their services, तो उसको हम क्या कहते हैं कि भाई ये एक पार्टनरशिप हो गई, पार्टनरशिप फर्म बन गई, या जिसको आप क्या कह रहे हो भागीदारी, तो ये क्या है, पार्टनरशिप फर्म जिसमें पीपल कम अप विद देयर ओन इन्वेस्टमेंट और फाइनली जो मुनाफा होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अमंग द मेंबर्स, अमंग द पार्टनर्स के दरमियान वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है ना। वो डिपेंड्स अपॉन देयर पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जैसे इसको 50% मिलेगा, they'll get 20%, you get 30%, whatever the agreement is। सोल ट्रेडर के केस में सारा रिस्क आपका था, सारा प्रॉफिट भी आपका था, ठीक है ना। अच्छा ये दो तो खैर मैंने तमहीद बांध दी, अब मैं आ रहा हूं जो हमें बात करनी है। अब जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड
कंपनी, ठीक, जो हम कहते हैं ना कंपनी, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी, जैसे पीएसओ, इट्स नॉट अ सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप, पीएसओ इज अ कंपनी, ठीक है ना, शेल इज अ कंपनी, लकी सीमेंट इज अ कंपनी। कंपनी क्या है? कंपनी भी एक वजूद है, एक आर्टिफिशियल बॉडी है, एक आर्टिफिशियल बॉडी, सही है ना, और एक लीगल पर्सनैलिटी है। लकी सीमेंट कोई ऐसा नहीं है कि कोई इंसान है, लेकिन वो भी एक वजूद है, एक वजूद है, एक बॉडी है, एक लीगल और आर्टिफिशियल बॉडी है, ठीक है ना। अच्छा, अब सवाल ये है कि साहब इसके ओनर कौन होते हैं, क्योंकि सोल ट्रेडर पे तो आपने कहा था कि ओनर कौन होता है, जो बंदा खुद बिजनेस कर रहा है वो इज ओनर, पार्टनरशिप में मोर देन वन। कंपनी के केस में जो ओनर्स होते हैं वो हम और आप जैसे लोग भी होते हैं, और कोई दूसरी कंपनी भी ओनर हो सकती है, लेकिन मैं आपको बहुत इजी करके समझाऊं तो देखें, कंपनी के केस में जो ओनर होते हैं वो होती है पब्लिक, सही ना, पब्लिक उसकी ओनर होती है। अगर आप कुछ शेयर्स बाय करेंगे, मैं भी आ रहा हूँ शेयर की टर्म पे भी कि शेयर क्या होता है, अगर आप कुछ शेयर बाय करेंगे, जैसे लकी सीमेंट, लकी सीमेंट किसी एक की नहीं है, if you buy few shares you are also one of the owners of lucky cement। मेरे पास कुछ शेयर है तो मैं भी ओनर हूं, उनके पास कुछ शेयर है, इस तरह पता चला बहुत, इस तरह एप्पल इज अ कंपनी, यूनिलीवर इज अ कंपनी। अब मजे की बात यह है कि बच्चे के दिमाग में एक सवाल आएगा कि जी क्या हम हर कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं, मैं किसी भी कंपनी का मालिक बन सकता हूँ? नहीं, देखिए, अब कंपनी भी दो किस्म की होती है, एक होती है प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स आप नहीं ले सकते क्योंकि वो होती है अ फ्रेंड कंपनी है, फैमिली कंपनी, चचा ताया मामू अंकल, उन्हीं के हाथ में शेयर्स होते हैं, 10-12 लोग होते हैं और वही कंपनी को चलाते हैं। कंपनी होती है लेकिन वो शेयर्स जो है वो उनके अपने हाथ में होते हैं, सही है ना, तो ये कहलाती है प्राइवेट कंपनी। जैसे पाकिस्तान में बहुत सी प्राइवेट कंपनीज है, ठीक है ना, प्राइवेट कंपनी, इस तरह मैंने भी यहाँ यूएस में कंपनी बनाई है, प्राइवेट कंपनी, को लिस्टेड नहीं। दूसरी एक कंपनी होती है जिसको हम कहते हैं पब्लिक कंपनी, कंपनी वो भी है, लेकिन ये वो कंपनी होती है जिसके पास ऑप्शन होता है लिस्टेड होने, लिस्टेड ऑन वेयर, लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट। इसके पास ऑप्शन होता है कि ये लिस्ट हो जाए, ये मार्केट में लिस्ट हो जाए, जैसे लकी सीमेंट इज अ लिस्टेड कंपनी, यूनिलीवर इज अ लिस्टेड कंपनी, सही है ना, एप्पल इज अ लिस्टेड कंपनी, अमेजॉन इज अ लिस्टेड कंपनी, ठीक है ना, ये लिस्टेड कंपनी है। इनके मालिक कौन होते हैं? इनके मालिक आप और हम हो सकते हैं, सही है ना, आप और हम हो सकते हैं इसके मालिक, सोली नहीं कि सारी हमारी होगी, नहीं, whatever the ownership you have, जो परसेंटेज ऑफ ओनरशिप आपके पास है उस हिसाब से आप उसके मालिक होते हो। तो आज के बाद अब हम जब देखिए, जब आगे लेक्चर शुरू होंगे, आज की क्लास का मकसद यही है कि आज ओके, आज की क्लास का मकसद ये है कि अभी कुछ हम जार्गन्स डिस्कस कर लें, कुछ टेक्निकलिटीज डिस्कस कर लें, ताकि इन फ्यूचर व्हेन वी हैव लेक्चर्स इन फ्लो, तो उसमें कोई ये ना पूछे कि सर ये क्या हो रहा है, डिविडेंड किसको कहते हैं, बोनस शेयर क्या होता है, नहीं, आज इस बातों को समझ लें, और स्टिल अगर किसी को कोई इशू होगा तो आफ्टर द क्लास यू कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, पब्लिक कंपनी क्या है भाई? देखिए, कंपनी क्या है, मैंने अभी आपको कहा, इट्स एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सनालिटी। हम बात किसकी कर रहे हैं? वी टॉकिंग अबाउट पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी जो कि लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, सही है ना, और उसके शेयर खरीदे, इसी वजह से आपने कोर्स लिया है ना कि हम उन कंपनी के शेयर खरीदें और वो कंपनी परफॉर्म करे और हम उससे फिर अर्न करें, यही मकसद है ना, यानी इसका मतलब हमारी जो भी गुफ्तगू होगी, वी आर टॉकिंग अबाउट लिस्टेड कंपनीज, और मैंने उसकी आपको कुछ एग्जांपल्स दी, ठीक है ना। तो कंपनी क्या होती है भाई? कंपनी वो होती है जिसके ओनर्स कौन है? पब्लिक, पब्लिक उसकी ओनर है। हाँ, उसको चलाने वाले लोग अलग होते हैं, क्योंकि किसी के दिमाग में सवाल आएगा कि सर हम ओनर है, आज मैंने एप्पल के शेयर खरीदे, कैन आई गो टू एप्पल एंड स्टार्ट रनिंग देयर मैनेजमेंट एज वेल? नो, ऐसे नहीं हो सकता। ये कंपनी का केस जरा डिफरेंट केस होता है, ये छोटी दुकान वाला केस नहीं है कि जिसमें ओनर है वही मैनेजर है, नहीं। कंपनी के केस में जो ओनर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, दे सिट एट होम, दे हैव ओनरशिप, वो घर पे बैठते हैं, और जो चलाने वाले लोग हैं वो अलग होते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको, मैनेजर्स का हो, सीनियर मैनेजमेंट का हो, ये वो चलाने वाला तबका अलग है, सही ना। आपको अगर मजा नहीं आता, यू सेल द शेयर्स, गेट आउट ऑफ द मार्केट, सही ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोले नहीं मेरे पास शेयर्स है, मैं ओनर हूँ, मिर्चा वाला ने तो यही बताया था कि मैं ओनर हूँ, आई कैन गो टू एप्पल, आई कैन गो टू गूगल एंड आई बी मेकिंग बिजनेस स्ट्रेटजीज, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है ना। आप ओनर है, घर बैठे आराम से, ठीक है ना, आपके जो राइट्स हैं वो आपको मिलेंगे। ऑलराइट, ओके।
तो सबसे पहली चीज क्या हुई भाई, अब हम जो बात कर रहे हैं वी टॉकिंग अबाउट द कंपनी, और कंपनी में जो सबसे पहली बात हमने करनी है वो है शेयर। शेयर जिसको हम प्यार से वी कॉल इट स्टॉक। अभी मैंने आपसे कहा शेयर क्या होता है, शेयर कुड बी अ पीस ऑफ पेपर, अब तो इलेक्ट्रॉनिक भी है। तो ये क्या है, शेयर एक हिस्सा है। शेयर इज एक्चुअली एन ओनरशिप, सही है ना। अगर अमेजोन के लेट्स से 1 मिलियन शेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल 1 मिलियन शेयर उसने मार्केट को दिए और आपके घर में 1000 शेयर है, तो हम क्या बोलेंगे, आपके पास वो जो टोटल 1 मिलियन जो ओनरशिप है, जो टोटल अमेजोन है, उसके उसके जो 1000 शेयर्स हैं, 1000 जो शेयर्स हैं वो आपके, आप उस लिमिट तक के ओनर, सही है ना, इतनी आपकी ओनरशिप है। इफ यू हैव 1 शेयर तो आपकी 1 शेयर होल्डिंग है आउट ऑफ मिलियन, सही है ना, आप भी वन ऑफ दी ओनर्स हो, ठीक है। तो शेयर का मतलब तो आप समझ गए। अच्छा, शेयर जिसके पास शेयर हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं शेयर होल्डर, और नॉर्मली हम इसको कहते हैं ऑर्डिनरी शेयर, सही ना, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। अच्छा, अब सवाल ये है, तब जो जरा सुने, जब आपने कहा कंपनी, और मैंने कंपनी की पब्लिक प्राइवेट पे आपसे बात की। अच्छा, अब कंपनी में एक चीज और भी है जो हम आगे डिस्कस करते भी रहेंगे, तो आज भी समझ लें उसको, ग्रुप ऑफ कंपनीज। ये टर्म भी समझ, ग्रुप ऑफ कंपनीज। ये ग्रुप ऑफ कंपनीज क्या होती है, यानी एक ऐसा ग्रुप, जैसे ग्रुप ऑफ पीपल, मोर देन वन पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, बंच ऑफ पीपल, ऐसे ही ग्रुप ऑफ कंपनीज भी होती हैं, ठीक है ना, कि एक ग्रुप है और जिसके अंदर बहुत सारी कंपनीज है, मे बी 2 3 4 5, और एक कंपनी उसको होल्ड कर रही होती है। तो अब जरा देखें, लेट्स से दिस इज द ग्रुप, दिस इज द ग्रुप ऑफ कंपनी, कंपनी ए बी सी डी, ओके, और एक कंपनी है जिसका नाम है लेट्स से कंपनी पी। जो कंपनी कंट्रोल कर रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, पेरेंट कंपनी, पेरेंट कंपनी। और वो कंपनीज जो कंट्रोल हो रही होती है, विच आर कंट्रोल्ड बाय अ पेरेंट कंपनी, वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं सब्सिडरीज, सब्सिडरीज कंपनी, ठीक है। अगर कंपनी ए है और कंपनी बी है, दो अलग कंपनीज है, दोनों अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं, टू सेपरेट एंटिटीज, टू सेपरेट वजूद। ये कंपनी जो है ये इसको कंट्रोल करती है, कैसे करती है अभी बात करता हूँ, कंट्रोल करती है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस कंपनी इज अ कंट्रोलिंग पेरेंट कंपनी, ये पेरेंट कंपनी है। और जो दूसरी कंपनी है जो उससे कंट्रोल हो रही है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी उसकी सब्सिडरी। और इस पूरे ग्रुप को हम क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ कंपनीज, जैसे लकी ग्रुप, डब्बा ग्रुप, ऐसे ना पाकिस्तान में डिफरेंट ग्रुप्स हैं। अब सुने जरा तवज्जो से, अब जरा तवज्जो से, एक चीज कहलाएगी मर्जर और एक कहलाएगा एक्विजिशन, ठीक है। मर्जर का मतलब ये है कि देयर आर टू कंपनीज, कंपनी ए और बी, इन्होंने सोचा कि हम मर्ज हो जाए। मर्ज का मतलब ये है कि हम एक हो जाए, एक हो जाए, ठीक है ना। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या बन गया भाई, ये सी, ये एक नया नाम। हबीब बैंक, एजी ज्यूरिख, मेट्रोपॉलिटन अलग, उन्होंने कहा एक काम करते हैं, मिलते हैं, हबीब मेट्रोपॉलिटन बन जाते हैं, ठीक है ना। अब हर ब्रांच पे वही नाम होगा, हम मर्ज हो गए, सही है। तो एक तो है कि ए कंपनी अलग थी एंड देयर वाज वन अदर कंपनी व्हिच वाज बी, और दोनों ने कहा हम मर्ज हो रहे हैं, मर्ज होके क्या हो गए, सी हो गए। तो अब ये एक कंपनी बन गई, ये ए और बी अब खत्म, अब ये सी हो गई, इसको कहते हैं मर्ज। बट एक्विजिशन ऐसा नहीं है। एक्विजिशन क्या होता है भाई, ए कंपनी है और ये बी कंपनी, ए कंपनी ने, ए और बी दोनों ने कहा कि भाई विल हैव सेपरेट बिजनेसेस, हम आज भी, पहले भी सेपरेट थे, आगे भी सेपरेट रहेंगे, एक्विजिशन के बाद भी सेपरेट रहेंगे, हम दो कंपनीज अलग अलग ही चलेंगी। लेकिन ए के पास बी का क्या है, कंट्रोल, कंट्रोल बी ने ले लिया। यानी ए के, अब आप समझने के लिए यूं समझेंगे 50% प्लस शेयर्स बाय के, शेयर्स इसकी पॉकेट में। जब ए के पास 50% प्लस शेयर्स होंगे, किसके, बी के, यानी बी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो ए के पास मौजूद है,
ए ने उसके 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग अपने पास रख ली, रिमेनिंग जो शेयर्स है वो उसने पब्लिक में बांटे। तो हम क्या बोलेंगे, असल में जो बी के अब डिसीजंस होंगे ना वो ए कंपनी ले रही होगी, क्योंकि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इसके मेंबर्स बैठे होंगे। शेयर भाई ऐसी मिसाल, अभी मैंने क्या बोला, अगर अमेजोन के 1 मिलियन शेयर और आपके पास 1 मिलियन का मतलब 10 लाख और आपके पास 5.5 लाख शेयर हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप अब उसको कंट्रोल करने की पोजीशन में आ गए। तो ए जो है, ए क्या होगी, ए विल बी अ पेरेंट कंपनी, और बी क्या है, बी हो गई सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, और इसको हमने क्या कह दिया, ये हो गया एक्विजिशन, कि उसने उसको एक्वायर कर लिया, कभी कभार 100% एक्वायर भी कर लेते कि भाई सारी चीजें एक्वायर कर ली। ठीक है ना। अच्छा, और अभी ये मैंने आपको बताया ग्रुप ऑफ कंपनीज का मतलब क्या है, आम बच्चा समझ जाए। पर इस ग्रुप ऑफ कंपनीज कि जिसके अंदर यू हैव अ पेरेंट कंपनी कंट्रोलिंग सेपरेट, सब्सिडरीज डिफरेंट है, वो सेपरेट है, और ये पूरा एक ग्रुप है। अच्छा, अब मजे की बात सुने, कुछ ग्रुप ऑफ कंपनीज ऐसी होती हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी होती है बहुत सारी सब्सिडरीज में, बहुत सारी सब्सिडरीज में इन्वेस्टमेंट कर रखी होती है, जो कि रिलेटेड इन्वेस्टमेंट होती है, रिलेटेड इन्वेस्टमेंट होती है। मिसाल के तौर पे आपका काम है फूड का, सही है ना, आपका जो बिजनेस है फूड का, आप जो सब्सिडरीज भी एक्वायर करते हो ना, इट्स ऑल रिलेटेड टू फूड, सही ना, एडिबल आइटम्स। जैसे आप नेस्ले को देखें, तो नेस्ले की जो भी प्रोडक्ट आ रही है वो फूड से रिलेवेंट है, सही ना, नेस्ले का मिल्क, नेस्ले की चॉकलेट, नेस्ले का ब्राउन, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा, कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन के साथ चलते हैं, उनकी एक सब्सिडरी केमिकल की होगी, एक सब्सिडरी हॉस्पिटल होगा, एक सब्सिडरी, यानी एक ही बिजनेस, एक ही ग्रुप के अंदर यू विल सी डिफरेंट प्रोडक्ट व्हिच हैज नो रिलेशनशिप विद ईच अदर, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। और इसको हम कहते हैं, लेट मी चेंज इट, इसको हम कहते हैं, मैं एक टर्म सिर्फ इसके लिए लिख दूं, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन के लिए, इसके लिए टर्म यूज होती है कॉन्ग्लोमरेट। तो कभी भी सर मुस्तफा आगे ये टर्म यूज करें कॉन्ग्लोमरेट, तो आपको पता होना चाहिए कॉन्ग्लोमरेट का मतलब एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी बंच ऑफ सब्सिडरीज व्हिच हैव अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, सही ना, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। जैसे लकी सीमेंट भी है, लेकिन वही टब्बा ग्रुप का लकी मॉल भी है, सही ना, लकी शॉपिंग मॉल भी। इसी तरह दुनिया के और बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, जैसे आपके दुनिया का जो सबसे बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है वो है वर्जिन ग्रुप, एयरलाइंस भी हैं और फाइनेंशियल सर्विसेज भी हैं, वर्जिन के म्यूजिक भी हैं, वर्जिन के स्टोर्स भी हैं, मैंने कहा जहाज भी है, 2500 चीजें भाई। तो पता चला कि भाई एक ही ग्रुप के अंदर दे हैव डिफरेंट products, different subsidiaries, different companies, and they have different businesses, different business lines, और उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, आपस में रिलेशन नहीं, इसको हम कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट। तो देखिए, एक होती है रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन और एक अनरिलेटेड होती है। तो जब भी सर मुस्तफा यूज करेंगे टर्म कॉन्ग्लोमरेट की, तो कॉन्ग्लोमरेट का मतलब आपके दिमाग में आ जाएगा कि भाई ऐसा ग्रुप है जिसकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं एंड अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन की, सही है ना। ठीक है, तो ये भी एक रिस्क मैनेजमेंट है ना। समटाइम आप कुछ ग्रुप्स के शेयर्स बाय करते हो तो ये सोच के भी तो बाय करते हो कि यार अगर सब कुछ एक साथ पिट गया, एक प्रोडक्ट पे बुराई आ गई, एक इंडस्ट्री पे बुराई आ गई, तो जो रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन होंगे तो दे विल एंड, लेकिन जो कॉन्ग्लोमरेट्स होंगे वो कहीं ना कहीं बच रहे होंगे। क्या यार ठीक है, आज हमारी एयरलाइन डाउन है, आज हमारी दूसरी चीज तो चल रही है, चीज डाउन है, वाई तो आप है। ओके, ऑलराइट, ठीक है, थोड़ी गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। So we understand what is share, what is company, what's the difference between public company and private company, what is stock market. Stock market वो जगह है जहां पर आप जाते हो, अब तो जाने की जरूरत नहीं है because we have virtual stock markets. अब तो आप यहाँ से बैठ के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शेयर खरीदो, वहां बैठ के ऐप को यूज करते हुए NYSE में इन्वेस्ट करो, सही है ना। इवन पाकिस्तान में रहते हुए भी अब आपको स्टॉक एक्सचेंज तक जाने की जरूरत नहीं होती, सही है ना। तो अब आपके पास एक वर्चुअल स्टॉक मार्केट्स बनी हुई है, ठीक है ना। अच्छा, नाउ what is the benefit of getting shares? शेयर्स बाय करने का ऑब्जेक्टिव या उसका बेनिफिट क्या होता है? सबसे पहला बेनिफिट होता है यू गेट कैपिटल गेन। अब ये टर्म भी बहुत ज्यादा आगे यूज होगी, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन। व्हाट इज कैपिटल गेन? कैपिटल गेन किसको कहते हैं, सही है ना, फिर आगे जाके नहीं समझाया जाएगा, ये आज ही समझ। लेट्स से यू परचेस्ड share at $31,
सही ना, आपने एक शेयर बाय किया $31 पे, कितने का? $31, and you sold it at let's say $50, आपने कितने में बेचा? $50 में बेच दिया जब आपका दिल किया। What is the difference? Difference is $19. $19 is called capital gain. तो कहीं भी टर्म यूज होगी कैपिटल गेन की, तो कैपिटल गेन का मतलब आप समझ जाएंगे कि द डिफरेंस बिटवीन योर परचेज प्राइस ऑफ शेयर एंड द सेलिंग प्राइस, ऑब्वियसली इफ इट इज हायर तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कैपिटल गेन। और जाहिर सरकार को पता होता है कि आपने कैपिटल गेन अर्न किया है, तो यू ऑब्वियसली हैव टू पे टैक्स आल्सो कैपिटल गेन पे। जैसे रेंटल इनकम आती है, यू पे टैक्स, सैलरी मिलती है तो पे टैक्स, सही है ना? इसी तरह प्रॉपर्टी सेल परचेज होती है तो उस पर भी हर चीज पे टैक्स है ना, सरकार को तो टैक्स चाहिए। तो कैपिटल गेन और कैपिटल गेन टैक्स, तो सबसे पहला बेनिफिट और ऑब्जेक्टिव यही होता है, why we buy shares, the first objective is to get a capital gain, सही है ना? कुछ लोग बहुत लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हैं कि शुरू में ही बच्चों के लिए अच्छी कंपनी देखी, अच्छा भाई ये इमर्जिंग मार्केट से आगे इलेक्ट्रिक कार्स ही चलेंगी, लेट्स गो फॉर टेस्ला। टेस्ला के शेयर लिए, डब्बे में बंद किए, बैठ गए। कुछ लोग तो देखते नहीं है ना मार्केट्स, रोज स्क्रीन को देखोगे तो यू विल बी अंडर स्ट्रेस। तो कुछ लोग तो कई सालों तक स्क्रीन को नहीं देखते। स्क्रीन का मतलब स्टॉक की स्क्रीन को नहीं देखते, क्योंकि अगर देखोगे तो लालच भी आएगा, और ये 200 का शेयर $300 का हो गया, लेट्स सेल इट, बेच देते हैं, बाद में नीचे गिरेगा, अगेन यू कैन नॉट विन फ्रॉम द मार्केट टाइमिंग्स। उससे आप नहीं जीत सकते। एक दो दफा जीत गए आप लकी हो, एवरी टाइम यू कैन, सही है ना? तो कुछ लोग इस स्क्रीन को नहीं देखते, एक दफा सोच समझ के, जैसे अच्छा प्लॉट लिया जाता है ना, जैसे अच्छा शेयर लेते हैं, डब्बे में डाला, बंद किया, हम उन पर बात करेंगे आगे फ्यूचर में। डब्बे में डाला, बंद किया, अब 18 साल में जब बेटे की शादी होगी तभी उसको निकालेंगे डब्बे से, सही है ना? और उसको बेच देंगे, तो वो जो इतना ह्यूज गेन होगा, दैट्स कॉल्ड द कैपिटल गेन, सही है ना? अगर वो कंपनी एग्जिस्ट करती होगी तो, ठीक है? ऑलराइट, तो द फर्स्ट थिंग इज कैपिटल गेन। एक शेयर खरीदने का क्या फायदा होता है? पहला फायदा होता है यू गेट अ कैपिटल गेन, चाहे वो शॉर्ट टर्म में बेच दो, लॉन्ग टर्म में बेच दो, वट एवर द डिफरेंस इज द कैपिटल। दूसरी चीज जो आपको मिलती है, जो दूसरा बेनिफिट होता है, वो कहलाता है यू गेट नॉट ओनली द कैपिटल गेन बट यू गेट द डिविडेंड। अब व्हाट इज डिविडेंड? एक आम आदमी को समझना है भाई डिविडेंड का मतलब क्या है, तो डिविडेंड का मतलब समझे, इजी करके मैं आपको समझाता हूँ। देखें, ये है लेट्स से कंपनी है पीएसओ, ठीक है? तो पीएसओ परफॉर्म भी तो कर रही होगी ना, अपनी चीजें, अपना ऑयल बेच रही है, सही ना? रिटेलर है, ऑयल बेच रही है, फिर उसके अपने खर्चे भी हैं, उसका अपना हेड ऑफिस भी है, उसका रेंट भी पे होता होगा, उसके अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी, इजी हो गया सब। तो यकीनन जो उसकी सेल होती होगी उसमें से वो सारे खर्चे भी माइनस करते होंगे अपने, जिसको हम सीधे लफ्जों में बोले तो एक्सपेंसेस, ओके? तो उसके बाद जो बचता होगा वो क्या कहलाता होगा? वो कहलाता होगा प्रॉफिट, ठीक है ना? वो फिगर जो होगी वो क्या कहलाएगी? प्रॉफिट, सही होता है। अब उस प्रॉफिट पे किसका हक है? तो आप फौरन बोलेंगे जो इसके मालिक है। मालिक कौन है? आपके पास भी कुछ शेयर है, मेरे पास भी कुछ शेयर है, उसके पास भी। अब सब आ गए साल के आखिर में, भाई पूरी रिपोर्ट बनी है एंड द प्रॉफिट इज देयर, प्रॉफिट नजर आ रहा है इतने मिलियन का, सारे शेयर होल्डर आ गए, हमें दे दो, ये प्रॉफिट कंपनी का प्रॉफिट है। लेकिन इस प्रॉफिट में से जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी अमंग द शेयर होल्डर्स, कि ये लो यार तुम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो यू शुड गेट समथिंग, सही है ना? तुम्हें भी तो अपना घर बार चलाना है, तो जी हम इस दफा हर शेयर होल्डर को लेट्स से 10 रुपया देंगे। अब अगर आपके पास एक शेयर है, आपके घर पे 10 रुपये का वाउचर आ जाएगा। आपके पास 1000 शेयर है तो आपके पास मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो, 10,000 रुपये का वाउचर आ जाएगा। तो अगर कोई बोलेगा डिविडेंड क्या चीज है, तो डिविडेंड का मतलब प्रॉफिट नहीं है, डिविडेंड का मतलब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया शेयर होल्डर्स में, सही है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रॉफिट है लेट्स से 10 का, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो कर दिया कंपनी ने $5, सही है? तो ये $5 क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा डिविडेंड। अच्छा, बाकी $5 किसके पास रहेंगे? कंपनी के पास रहेंगे, कंपनी की पॉकेट में रहेंगे, जिसको हम कहते हैं रिजर्व्स। कि कंपनी के पास रिजर्व्स भी होने चाहिए। इसकी मिसाल ऐसी होगी कि माँ बाप अगर कमाने जाते हैं, तो लेट्स से व्हेन दे कम आउट ऑफ द वर्क और व्हेन दे गेट द सैलरी, व्हेन दे आर डूइंग द बिजनेस एंड दे गेट द प्रॉफिट, तो बच्चों ने कहा सारा प्रॉफिट उड़ा देते, तो बोलेंगे क्या हो गया भाई, आज जो कमाए उसमें थोड़ा सा उड़ाते, सही ना? थोड़ा सा उड़ाएंगे, ग्रोसरी पे, एंटरटेनमेंट पे, गाड़ी पे, इस पे, व्हाटएवर।
और कुछ पैसे बचा के रखे जाते हैं फॉर द रेनी डेज, कि जब बारिश होगी तो उससे भी तो बचना है बुरे वक्तों से। दैट इज कॉल्ड रिजर्व। जो बच गया कंपनी के पास, दैट इज कॉल्ड रिजर्व। देखो एक चीज है प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में से जो हिस्सा शेयर होल्डर को बांट दिया वो क्या कहलाता है, डिविडेंड। बल्कि उसके लिए एक टर्म यूज होती है कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड घर आता है, ये भाई घर आ गया कैश डिविडेंड, अब खाओ पियो, उसको उड़ाओ, एंजॉय करो, इस पे भी टैक्स लगता है, उस पर ही बात होगी। और फिर जो पैसा बच गया, दैट इज कॉल्ड रिजर्व। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या होता है व्हेन यू बाय शेयर्स, एक बेनिफिट होता है यू गेट अ कैपिटल गेन आउट ऑफ इट, सही है ना, व्हेनेवर यू सेल इट। दूसरा बेनिफिट क्या होता है, यू गेट डिविडेंड्स। अच्छा, अब कुछ कंपनीज की पॉलिसीज होती है कि वो ज्यादा डिविडेंड बांटती है, ज्यादा डिविडेंड देती है, सही है ना। कुछ होती है, कुछ सेक्टर्स को उठाना भी होता है सरकार ने भी, जैसे आपका पावर सेक्टर है, सही है ना, उसके जो शेयर्स आप देखेंगे ना, तो वो अमूमन आपको उनका पे आउट रेशियो अच्छा होता है, वो ज्यादा आपको देते हैं पे आउट, यानी उनके पास वो जो प्रॉफिट कमाते हैं उसमें से ज्यादा हिस्सा बांट देते हैं, ठीक है ना। यानी कुछ ही अरसे में आपकी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो चुकी होती है, आपके हाथ में आ चुके होते हैं पैसे, आपको बेचने की जरूरत नहीं है वो शेयर मार्केट में, उससे डिविडेंड ही हर साल इतना आ रहा है कि बंदा एंजॉय कर। अच्छा मजे की बात और, डिविडेंड कब मिलता है, तो डिविडेंड एक होता है जो कहलाता है फाइनल डिविडेंड, साल के आखिर में मिलता है। और कुछ कंपनीज दे सो काइंड इनफ कि वो आपको साल के बीच में भी डिविडेंड देती है, जिसको हम कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। कुछ कंपनी साल के बीच में भी डिविडेंड देती है कि कमाई अच्छी है, लेट्स डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट अमंग द शेयरहोल्डर्स। अच्छा, ये चीजें कुछ कंपनीज की प्रैक्टिस होती है, सही ना। जैसे पीओएल, आप अभी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में देखेंगे पीओएल, तो उसका पे आउट बहुत अच्छा है। इस तरह फौजी फर्टिलाइजर को आप देखें, तो कुछ कंपनीज, कुछ लोग जब शेयर्स खरीदते हैं तो वो कहते हैं यार हमें हर साल कुछ पैसे मिलने चाहिए। इफ आई एम इन्वेस्टिंग 1 मिलियन और 2 मिलियन, तो यार मुझे कुछ ना कुछ इसके अगेंस्ट अमाउंट हर साल मिलता है। कैपिटल गेन इज अ सेपरेट थिंग व्हेन आई विल बी सेलिंग माय शेयर्स, लेकिन जो मुझे हर साल डिविडेंड मिले उससे भी तो मेरा यानी लिक्विडिटी कि जेब में कुछ पैसे रहे, गीला रहो थोड़ा, दैट्स द पॉइंट। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो शेयर खरीदने का क्या ऑब्जेक्टिव हुआ, एक ऑब्जेक्टिव हुआ यू गेट कैपिटल गेन, दूसरा यू गेट कैश डिविडेंड, समटाइम इंटरिम डिविडेंड भी और फाइनल डिविडेंड भी। एक बड़ा बेनिफिट होता है वो होता है यू गेट अ गिफ्ट, जिसको हम कहते हैं बोनस शेयर्स। व्हाट इज बोनस शेयर्स, समटाइम कंपनी आपको कैश डिविडेंड नहीं देती, बल्कि वो कहती है डिविडेंड ना लो, कुछ और शेयर्स ले लो फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसे इट्स अ गिफ्ट, इट्स अ बोनस, सही है ना। उसका एक फॉर्मूला होता है, मिसाल के तौर पे भाई जिसके पास भी 1000 शेयर्स होंगे, ठीक है ना, ओके यहाँ देखते बोनस शेयर्स, इसको डिविडेंड भी कहते हैं लेकिन कैश डिविडेंड नहीं है ये। कैश डिविडेंड तो रुपया डॉलर की शक्ल में है, ये वो डिविडेंड है जिसको हम कहते हैं स्क्रिप डिविडेंड, लेकिन जरा फेमस है बोनस शेयर्स। ओके, बोनस शेयर्स क्या है कि कंपनी ने अनाउंस किया कि दिस टाइम वी आर नॉट गिविंग यू कैश डिविडेंड बट स्टिल विल गिव यू सम गिफ्ट। वो गिफ्ट क्या है, बोला गिफ्ट ये है कि जिसके पास भी 1000 शेयर्स हैं उसको 100 शेयर्स फ्री मिलेंगे। वाह, जबरदस्त। जिसके बाद 2000 शेयर है विल गेट $200, 200 शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी आप सोचें कि इस बोनस शेयर के अनाउंसमेंट के बाद आपकी अब ओनरशिप क्या हो गई, अब आपके पास आ गए 1100 शेयर। अब आज के बाद कभी भी डिविडेंड भी मिलेगा तो 1100 शेयर भी मिलेगा। शेयर बाजार में बेचने जाओगे तो अब आपके पास 1000 शेयर नहीं है, यू हैव 1100 शेयर्स। यू विल हैव इन फ्यूचर, यू विल हैव मोर कैपिटल गेन। समझ आई। बोनस शेयर्स क्या है, वो शेयर्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। कभी अब आगे बात करेंगे हम किसी जगह, यार बोनस शेयर अनाउंस कर दिया कंपनी ने, तो आपके पास दिमाग में होना चाहिए यस इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट बाय द कंपनी, ठीक है। तो शेयर खरीदने के क्या फायदे, मैंने भी कहा डिविडेंड भी आपको मिलता रहता है, यू गेट कैपिटल गेन एंड एट द सेम टाइम बोनस शेयर्स। अच्छा, अब थोड़ी सी गुफ्तगू और आगे बढ़ेगी। वंस यू बिकम अ शेयर होल्डर, एक दफा आप कंपनी के शेयर होल्डर बन गए, एक दफा आप कंपनी के शेयर होल्डर बन गए, तो अब आपके कुछ राइट्स स्टैब्लिश हो जाते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपसे कहा था ना, एक आम आदमी तो ये सोच रहा था आज क्लास शुरू होने से या जब मैं बना टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि यार आप कंपनी के ओनर हो बट स्टिल यू कैन नॉट रन द कंपनी, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट।
मैंने अभी आपसे कहा ना कि कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। ऐसा केस एक बनिए के केस में सोल ट्रेडर छोटी दुकान में हो सकता है, कंपनी के केस में नहीं होता। लेकिन जब आप शेयर होल्डर बनते हो तो आपके कुछ राइट्स एस्टेब्लिश हो जाते हैं। वो क्या राइट्स है? जब आप शेयर होल्डर बनते हो तो आपको एक राइट तो ये हो जाता है कि आपको हर साल इनवाइट किया जाता है, जिसको हम कहते हैं एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। हर साल एक मीटिंग कंडक्ट की जाती है, सालाना इजलास। उसमें आपका इनविटेशन मिलता है, आप उसमें जाते हो, खाना पीना भी होता है, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होते हैं, ऑडिटर्स भी होते हैं, आप उनसे सवाल पूछ सकते हो जब रिजल्ट कंपनी के देखने के बाद, ठीक है ना। तो एक चीज कहलाती है, एक तो आपको एजीएम में बैठने का मौका मिलता है और उससे आप सवाल जवाब कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा जो अहम चीज है वो ये है कि जब आप शेयर होल्डर बनते हो तो जब शेयर होल्डर बन गए इसका मतलब क्या हो गया? आप मालिक हो गए ना, यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी, व्हाटएवर द कैपेसिटी इज, लाइक 3 शेयर्स, 4 शेयर और 4000 शेयर, बट यू आर ओनर। तो आपका ये राइट हो जाता है, आपका ये हक है कि आपको कंपनी की परफॉर्मेंस का पता होना चाहिए कि कंपनी क्या कर रही है, कितना कमा रही है, कितना एक्सपेंस आउट कर रही है, उसकी सैलरीज कितनी है, प्रॉफिट कितना बच रहा है, उसमें से डिस्ट्रीब्यूट कितना कर रही है, रिजर्व में कितना जा रहा है, एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितनी है, इन्वेंटोरी में क्या पड़ा हुआ है। तो ये आपका एक बुनियाद, कैश कितना पड़ा हुआ है, सारा पैसा ऐसा तो नहीं कि किराया उधार की सेल पे ही चल रहा है, उधार की परचेजिंग पे चल रहा है। हाँ, इंटरेस्ट कितना पे कर रही है, किस बैंक से लोन लिया हुआ है, सब कुछ आप जानना चाहते हो। डायरेक्टर्स का नाम क्या है, चेयरमैन का क्या नाम है, सीईओ का क्या नाम है, हु इज द सीएफओ, फाइनेंस डायरेक्टर कौन है, कंपनी ने सामाजिक सरगर्मियों में कितना, आप ये सब कुछ जानना चाहते हो, यू आर द मालिक। ओके, इसके लिए कंपनी आपको हर 3 महीने में एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजती है, फिर अगले 3 महीने में फिर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 6 महीने हो गए, फिर आपको 9वें महीने पे एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजती है। लेकिन जो सबसे अच्छी रिपोर्ट आती है वो आती है साल के एंड में, जिसको हम कहते हैं एनुअल रिपोर्ट। मोटा तगड़ा हैवी ड्यूटी मैगजीन, सही है ना। कंपनी का नाम, उसके बैंकर्स कौन, उसके डायरेक्टर्स कौन है, उसके चेयरमैन का मुखड़ा, उसके सीईओ अपना खिताब करता है उसमें, चेयरमैन का डायरेक्टर्स मैसेज, सही है ना। फिर वो जो नंबर्स होते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो, उसका बाकायदा किसी थर्ड पार्टी ने ऑडिट किया होता है और वो एनुअल रिपोर्ट आपके पास आती है, जिसमें प्रॉफिट डिस्क्लोज होता है, जिसमें पता होता है कि प्रॉफिट कितना है, कितना डिविडेंड अनाउंस हुआ सब। और उसके बाद जब ये चीज मार्केट में आती है, फिर शेयर प्राइस उसका इफेक्ट लेती है। या तो ऊपर जाना है, परफॉर्मेंस अच्छी है, लेट्स से 2020 की, 2021 की परफॉर्मेंस अच्छी है, द प्राइस विल गो अप। परफॉर्मेंस बुरी है, द प्राइस विल गो डाउन। फिर जाहिर है इसके अंदर लोग, जो अंदर के लोग हैं, फ्रॉड भी करते हैं, क्योंकि ये वो इंफॉर्मेशन होती है जो बाहर नहीं आनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को अंदर की बात पता होती है, जब उनको अंदर की बात पता होती है तो वो बाहर निकाल देते हैं, वो बात किसी किसी को बता देते हैं कि इस दफा प्रॉफिट कम आएगा, बेच दो पहले शेयर्स। दिस इज रॉन्ग, ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, जिसको हम कहते हैं इनसाइडर डीलिंग। कभी भी आप अखबारों में पढ़ते हैं ना कि इनसाइडर डीलिंग हुई है, इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है, दिस इज द थिंग। क्योंकि पब्लिक मासूम है, उसको नहीं पता अंदर क्या हो रहा है। यानी जब हजारों लोगों को नहीं पता तो फिर एक बंदा उसका फायदा क्यों उठाए, तो दिस इज द क्रिमिनल थिंग। खैर ये गलत। तो पता ये चला, जब आप शेयर होल्डर बनते हो तो आपके पास एनुअल रिपोर्ट और उसके अंदर होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब कहीं भी बात होगी थ्रू आउट द सेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की या एनुअल रिपोर्ट की, ये चीजें तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये वो किताब होती है जिसकी ये इट्स एक्चुअली अ रिपोर्ट, रिजल्ट कार्ड ऑफ द कंपनी। ये कंपनी का रिजल्ट कार्ड है, रिपोर्ट कार्ड है, जिसमें कंपनी की परफॉर्मेंस पता चलती है कि इसने पूरा साल क्या किया, सही ना, या 3 महीने में क्या किया। ऑलराइट, अगर एजीएम में आप नहीं जा सकते तो आप प्रॉक्सी को भी भेज सकते हो, यानी आपके बिहाफ पे कोई और चला जाए, वो भी जा सकता है। उसको ये कहता है कि एजीएम में जाना चाहिए, लेकिन अमूमन बहुत से लोग एजीएम भी अटेंड करना पसंद नहीं करते, बस वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट हो रही है ना, ठीक है। कई लोग ऐसे हैं ना, तो मैंने इस पर वीडियो में बनाई है कि देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो वो खैर वो बात फेसबुक पे तो लोग लिखते ही हैं, लेकिन मैं उसको स्टॉक के लिए कहता हूँ। लोग कहते हैं कि एक आम खरीदना होता है या ऑरेंज खरीदना है तो उसके लिए सब कुछ देख लेते हैं, सारे ऑरेंज उठा के देख लेते हैं, बट व्हेन इट्स अबाउट गिविंग द वोट टू द पॉलिटिकल पार्टी, दे डोंट केयर, किसी को भी दे दो यार। बिल्कुल ऐसा ही मामला शेयर्स में भी तो होता है, किसी को पता ही नहीं होता कंपनी क्या कर रही है। जैसे मैंने अभी कोर्स आउटलाइन में कहा कि व्हाट इज द बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी, ये किसी को नहीं पता। बस लोगों ने कहा यार उसका शेयर उठा लो, दे जस्ट बाय इट, सिंपल, खरीदना शुरू कर देते हैं। तो एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
सही ना, दिस इज एक्चुअली योर ड्यूटी, राइट नहीं, ये आपकी ड्यूटी है एज अ शेयर होल्डर कि आप उस एनुअल रिपोर्ट को देखें तो सही कि उसके अंदर क्या हो रहा है। सम टाइम एनुअल रिपोर्ट को देख के पता चल जाता है कि डायरेक्टर्स और मैनेजर फ्रॉड कर रहे हैं। मैं ये जब एनरॉन की बात करूंगा वहां ये डिस्कस करूंगा, 2001 का जो केस उसमें मैं बात करूंगा कि लोग अगर सही तरह उसको पढ़ते तो वो बहुत पहले ही बच के निकल जाते, लेकिन नहीं किया। और आखिर में जो उसकी प्राइस गिरी थी तो वो $100 का शेयर था। $100 का शेयर का मतलब हो गया 15,000 रुपए का शेयर या 17,000 रुपए का शेयर, और वो गिर के हो गया था 10 रुपए का, 20 रुपए का, यार कंपनी कोलैप्स कर गई। यानी आपकी इन्वेस्टमेंट अगर 15,000 रुपए आज आपकी जेब में हो और थोड़ी देर में वो 10 रुपए हो जाए, सारे पैसे क्रैश हो गए, खत्म हो गए। हाँ? ये चीज, लेकिन उसके पीछे समटाइम आप भी जिम्मेदार होते हो, बिकॉज यू डोंट अटेंड एजीएम, यू डोंट आस्क क्वेश्चन, यू डोंट रीड एनुअल रिपोर्ट, उसको पढ़ते ही नहीं, आप देखते ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं। भाई आप जिस कंपनी के शेयर खरीद रहे हो उसके बारे में ये तक नहीं जानते उसका चेयरमैन कौन है, कितनी दफा जेल जा चुका है, वो पता ही नहीं, उसका सीएफओ कौन है, नोबडी नोस। अरे लोगों को ये नहीं पता होगा उसकी प्रोडक्ट क्या है। यानी अगर आप किसी को बोले यार वो पॉल वो क्या करती है, किसी को पता ही नहीं है कि पॉल करती क्या, बस ऑयल का कुछ काम करती है, ऑयल की रिटेलर है, ऑयल की एक्सट्रैक्शन है, रिफाइनरी है, क्या है कुछ भी कोई जानना ही नहीं चाहता। और पैसे कितने लगा दिए होते हैं, सारी जो ऑल टाइम वेल्थ है, ऑल टाइम इन्वेस्टमेंट है, सारा जो सोना बेच के रखा है या जो कुछ भी विरासत की है सब लगा दिया। यानी तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी हमें इस पर बात रहेगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड कैसे करना है, क्योंकि उसको रीड करने के लिए भी एक आर्टिस्ट का काम है कि उसको रीड करे, सही ना, उसमें अपने मतलब की बातें निकाले कि ये मेरे मतलब की बात है। बिकॉज इन दैट एनुअल रिपोर्ट एवरीथिंग इज नॉट योर कंसर्न, एवरीथिंग इज नॉट रेलिवेंट फॉर यू। हो सकता है कुछ चीजें सप्लायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कुछ कस्टमर्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो एनुअल रिपोर्ट तो मार्केट में होती है ना, तो उसको बहुत लोग अपनी कुछ चीजें रेगुलेटर देख रहा होता है, कुछ चीजें एफबीआर देख रहा होता है, टैक्स पे उसकी नजर होती है, टैक्स कितना दे रहे हैं, सही ना। आप शेयर होल्डर हो, आपकी नजर किस पे होनी चाहिए, इस पे हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पे, ठीक है ना। तो यू गेट दिस एनुअल रिपोर्ट एंड यू गेट द इनविटेशन एंड यू हैव द राइट टू अटेंड द एजीएम एंड यू शुड एंड यू मस्ट अटेंड। मुझे एक दफा याद है, नॉट टू टेक द नेम ऑफ द कंपनी, कंपनीज ऐसा भी करती हैं, कुछ कंपनीज आपको बुलाती हैं आपकी अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि डायरेक्टर्स को पता होता है कि अभी ये सवाल पूछना शुरू करेंगे, उसमें कुछ बड़े काबिल शेयर होल्डर बैठे थे, तो क्या करते हैं उनको गिफ्ट बांट, गिफ्ट, तो लोग गिफ्ट में इतने खो जाते हैं, सब गिफ्ट में खो गए, काम का सवाल ही नहीं पूछा, बात गुजर गई, एजीएम इज एंडेड, थैंक यू बाय बाय टाटा। एक ने ऐसा भी किया था कि एजीएम चल रही है, एजीएम चल रही है, there was a guy, a shareholder, he asked a question from the management, from the director, उससे सवाल पूछा, and the question was very tricky, और हकीकत में उसने कोई दुखती रख पे हाथ रख दिया था, उसका उनके पास जवाब नहीं था, तो वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे क्या करें, ठीक है। एक ने आवाज लगाई, the dinner is started, please serve yourself, और सब डिनर के लिए भागना शुरू हो गए, सवाल की ऐसी तैसी हो गई, जवाब की सब गायब, और सब डिनर को लगे। समटाइम ऐसा होता है, लोग ऐसा कर रहे होते हैं, सही, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं होता कि वो एक पैटी चीज के लिए, छोटी सी चीज के लिए, दे आर ह्यूज रिस्क, कि वो सारे सवालों को भूल गए, जबकि उनको कहना चाहिए कि डिनर तो हो जाएगा, बस लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग फर्स्ट, सही ना, सही। ऑलराइट, फिर एजीएम है, मैंने इसमें बात की ना, एक चीज कहलाती है शेयर की मार्केट वैल्यू, ठीक है, और एक चीज कहलाती है शेयर की फेस वैल्यू। जो सुनिएगा, इस पर मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा, बल्कि एक कंपनी का किस्सा भी बताता हूँ जो जिसको स्टॉक से माइनस कर दिया गया, पाकिस्तान स्टॉक लॉस में। मार्केट वैल्यू क्या होती है शेयर की, मार्केट वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस पे यू बाय, जो मार्केट में प्राइस चल रही होती है। जैसे अभी आप वो टीवी खोलें, या अगर अभी मैं जैसे मैं अभी इस पे देखना चाहता हूँ, ये मैंने खोला ये, और ये मैं गया और ये आ गया मैं कि भाई इस वक्त स्टॉक्स, इस वक्त मैं देखना चाहता हूँ कि भाई थोड़ा सा स्लो जा रहा है, इसमें वाईफाई से मैंने इसको कनेक्ट किया। ओके, $254 का है एप्पल का शेयर इस वक्त, राइट ना, $254, सही ना, $60 आपके। Google is 1146, Dow Jones, okay, whatever, and then you have, okay, तो ये क्या, मैंने क्या देखा, ये what is this, this is called market value, ये मार्केट, ये फेयर वैल्यू,
कि भाई इस पे ये शेयर अभी कोई बेच सकता है और खरीद सकता है इतने पे, तो मार्केट वैल्यू तो हर बच्चा समझता है जो स्टॉक में प्राइस चल रही होती है, ठीक। व्हाट इज फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, सही ना। लेट्स से पीएसओ की एक है मार्केट वैल्यू कि भाई आज पीएसओ का शेयर था लेट्स से 250 लाख रुपीस का, तो ये क्या होगी उसकी मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू उसको कहते हैं, या पार वैल्यू, या अकाउंटिंग के बच्चों के लिए टर्म है लेकिन फिर भी समझें आम आदमी, ये वो वैल्यू है जिससे जो कंपनी है उसकी बुक्स में उसकी क्या वैल्यू, उसमें उसकी जो बुक्स हैं, जो उसके अकाउंट्स हैं, उसमें शेयर की क्या वैल्यू है। जब कंपनी पैदा होती है, इनकॉर्पोरेट होती है, तो मुल्क का मकामी कानून बताता है कि भाई हमारे यहाँ पार वैल्यू या फेस वैल्यू ये रखी जाएगी किताब में। तो किताब में फेस वैल्यू जैसे पाकिस्तान में अमूमन होती है 10 रुपया, ठीक है, सही है, 10 रुपीज। 10 रुपए क्या है वो फेस वैल्यू है, लेकिन 10 रुपए में आपको शेयर थोड़ी मिलेगा। पॉल का, पीएसओ का, फौजी का, किसी का शेयर मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। फौजी फर्टिलाइजर कोई नहीं मिलेगा। तो एक होती है मार्केट वैल्यू, यानी हम जो ट्रेड कर रहे होते हैं, हम जो देख रहे होते हैं, वो क्या देख रहे होते हैं, मार्केट वैल्यू को देख रहे होते हैं। लेकिन जो कंपनी की बुक्स में वैल्यू होती है, ऑल्दो उससे आपका कोई लेना देना भी नहीं है, वो कहलाती है फेस वैल्यू। अब जरा तवज्जो से ये बात सुना, और एक इंटरेस्टिंग बात, मुझे याद है एक दफा हमने एक शेयर बाय किया था, इट वाज सैको। देखो एक होते हैं पेनी स्टॉक्स, तवज्जो से सुनना। पेनी स्टॉक्स का मतलब क्या, कंगले शेयर, छोटे मोटे शेयर, 2 रुपये का शेयर, 3 रुपये का शेयर, 4 रुपये का शेयर। और ये शेयर बेचने के लिए लोग बहुत आवाज लगाते हैं, क्योंकि अगर आपके पास 2 लाख रुपए हैं, जरा तवज्जो सुनना, अगर आपके पास 2 लाख रुपए हैं, आप एक ऐसा शेयर है जो 2 रुपए का है, तो आप कितने खरीद सकते हो, 100,000। आप 1 लाख शेयर खरीद सकते हो उस 2 रुपए वाले शेयर। लेकिन अगर एक शेयर है ही 1000 रुपए का, तो आप 2 लाख में से कितने ले सकते हो, 2000, सिर्फ 2000 शेयर ले सकते हो, क्योंकि उस शेयर की वैल्यू इतनी ज्यादा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, सही ना। जैसे अगर कोई अभी बोले अमेजोन का शेयर लेना है, तो अमेजोन का शेयर चल रहा है कोई $1800-1900। $1800-1900 का मतलब ये हुआ करीब 3.25 लाख रुपए या इस तरह का एक शेयर है अमेजोन का, जस्ट वन शेयर, ठीक है। उसमें आप वो 2 रुपए वाले शेयर कितने ले सकते हो, 2-3-4 लाख ले सकते हो, ठीक है। इसको कहते हैं पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक में लोगों को मजा तो बहुत आ रहा होता है, ऑल्दो वी डोंट रिकमेंड पेनी स्टॉक्स, जब तक आपके पास कोई बहुत ही अलग लेवल का एनालिसिस या कोई अलग ही कोई इवेंट या कोई अलग ही कोई टिप हो तो। क्योंकि पेनी स्टॉक में लोग पता क्या देख रहे होते हैं, जरा तवज्जो देखिए। 3 रुपए का शेयर है, अगर 1 रुपया भी बढ़ गया, है ना, अगर 1 रुपया भी बढ़ गया तो कितने का हो जाएगा, 4 रुपए का हो जाएगा। आपके पास यूं समझे कि अगर लाख शेयर थे तो आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे 1 रुपया टच बढ़ने से। और प्रॉफिट परसेंटेज कितनी बढ़ी, कोई 3 रुपए में 1 रुपया बढ़ जाना, यानी 3 रुपए आपकी वेल्थ थी, उसमें 1 रुपया और ऐड हो गया, इसका मतलब 33% आपकी वेल्थ बढ़ गई एक ही दिन में, एक ही दिन में जंप मिल गया। और अगर एक शेयर है जो 100 रुपए का है और वो बढ़ के 101 का हुआ, सिर्फ 100 का शेयर 101 का हुआ, तो इन टोटल प्रॉफिट परसेंटेज कितनी कम नजर आ रही है, बहुत छोटी नजर आ रही है कि 100 की मेरी वेल्थ थी अब 101 हो गई। लेकिन 3 की चीज 4 की हो जाए तो प्रॉफिट ह्यूज होते हैं, लेकिन उसके अंदर फिर रिस्क भी होता है, ह्यूज रिस्क भी होता है। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं, अगर कोई शेयर ऐसा है जो अपनी फेस वैल्यू, तवज्जो सुनेगा, जो अपनी फेस वैल्यू से आधा हो जाए, हाफ ऑफ फेस वैल्यू, और वो ट्रेड करे 5 साल। फेस वैल्यू कितनी है पाकिस्तान में, फेस वैल्यू कितनी है पाकिस्तान में, 10 रुपए। इसका आधा कितना होता है, 5 रुपए। अगर कोई ऐसा शेयर, मार्केट वैल्यू की तो बात है, मार्केट वैल्यू उसकी इतनी गिर गई है, इतनी गिर गई है उसकी मार्केट वैल्यू कि वो अपने आधे पे, यानी अपनी फेस वैल्यू से भी आधे पे आ गया, और वो 5 साल तक ट्रेड करे, और बेचारी वो गरीब कंपनी डिविडेंड भी ना दे अपने शेयर होल्डर्स को, तो फिर वो शेयर बाजार से डिलिस्ट, आउट, शेयर बाजार से आउट। इसका मतलब जो आपके 2 रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई थी ना, सही ना, जो 3 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी जीरो, 4 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी जीरो होगी, सब जीरो हो गया। यानी 4 रुपए के आपने लाखों शेयर लिए हुए थे ना, कुछ भी नहीं। अब लिस्ट दूसरे दिन आप मार्केट खोलोगे, गायब, कंपनी का नाम ही नहीं आ रहा।
तो ये भी एक आपको यू हैव टू बी केयरफुल कि यार मैं पेनी स्टॉक में उतर तो जाऊं। लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, पेनी स्टॉक में लोग उतरते भी हैं, लेकिन उसके अंदर फिर ये रिस्क भी होता है कि अगर वो अपनी फेस वैल्यू से इतना नीचे आ गया, यानी द मार्केट वैल्यू लोअर देन 50% बिलो द फेस वैल्यू, तो फिर वहां पर एक रिस्क है। और अगर वो डिविडेंड पे आउट वगैरह भी उसके अच्छे नहीं है तो सही है ना, यानी डिविडेंड उसने दिया ही नहीं है, फिर उसको मार्केट से माइनस कर दिया जाता है। विल टॉक ऑन दिस थिंग। फिर ऑलराइट, ओके, मेरा ख्याल है आज हम यहीं तक रखते हैं गुफ्तगू को। तो आज हमारी फर्स्ट मीटिंग में हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज पे बात की। देखिए मैं चाहूंगा कि ये मीटिंग आप नेक्स्ट 24 आवर्स, चलो 48 आवर्स, 2 दिन में तो आप ये मीटिंग जरूर देख लें। यू हैव 2 days and 2 nights, 2 दिन में आप जरूर इस मीटिंग को देखें, क्योंकि फिर जैसे ही हम नेक्स्ट मीटिंग करेंगे तो आपके पास ये पूरा सब बैकग्राउंड में होना चाहिए कि हाँ भाई कंपनी क्या होती है, ग्रुप ऑफ कंपनीज क्या होती हैं, कहीं मिसाल दी कॉन्ग्लोमरेट की तो पता हो, बोनस शेयर्स क्या होते हैं, जैसे यार उस कंपनी का बहुत अच्छा डिविडेंड था, तो अब ऐसा ना हो बच्चा बोले यार डिविडेंड क्या होता है, तो वो सारी चीजें आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर, सही ना, डिविडेंड क्या है, पे आउट क्या है, और शेयर्स क्या है, शेयर होल्डर क्या है, और एनुअल रिपोर्ट क्या कह रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या चीज है, सही है ना, एनुअल रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप इस लेवल पे बोले इट्स वन ऑफ द सेम थिंग, क्योंकि उस मैगजीन के अंदर ही होता है जिसमें कंपनी के रिजल्ट कार्ड रिपोर्ट कार्ड होता है, बोनस शेयर्स क्या होते हैं, तो ये कुछ चीजें, कॉन्ग्लोमरेट क्या होते हैं, ये कुछ चीजें आपको दिमाग में हो। और बाकी कोर्स कंटेंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। नेक्स्ट मीटिंग हम फिर शुरू करते हैं, थोड़ा सा हाउ टू ओपन अप अकाउंट और ब्रोकरेज और उस तरफ हम जाएंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, मैं बल्कि 2 व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ क्योंकि यू हैव नाउ 2 ट्रेनर्स। मेरे नंबर तो वैसे ही आपके पास है, माइन, ओके, 033358 ठीक है ना, ये आपके पास वैसे भी नंबर है, वो कम्युनिकेटिंग ऑन दिस वन। और दूसरा नंबर है वो है सर मुस्तफा, ठीक है, 0300 255 उनसे भी सवाल पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, सही है ना। और सवाल जो रहे वो इस मीटिंग से रेलेवेंट ही रहे तो अच्छा, सही ना, इससे आगे ना जाए, इस मीटिंग से रेलेवेंट रहे। और फिर वक्त के साथ साथ यानी अभी हम यूं समझे कि वी आर टैक्सिंग पोजीशन, अभी जहाज जो है ना वो अभी हैगर से बाहर आया और अभी थोड़ा सा बस देख रहा है, अब वो स्पीड पकड़ेगा और फिर विल गो ऑन 40,000, हम जाएंगे ऊपर 40,000 फीट तक हमें जाना है, ठीक है ना, लेकिन विल गो स्लोली एंड ग्रेजुअली। उसकी वजह मैंने अभी बता दी कि हमारी जो ऑडियंस है उसमें डाइवर्सिटी है, ठीक है ना, बहुत सारे डिफरेंट बैकग्राउंड के। और मेरी सक्सेस ये है कि वो लोग सीखें जो, मेरी और मुस्तफा की हम लोग की सक्सेस इस कोर्स में यही है कि वो सारे लोग सीखें जो, जिनका स्टॉक, जिनको चाहे अकाउंटिंग आती थी या फाइनेंस आती थी बट दे नेवर टच स्टॉक एक्सचेंज, सेम उन्होंने कभी शेयर्स बाय नहीं किए, कभी स्पेंड नहीं, उनके लिए भी बहुत, उनको बहुत मजा है। लेकिन इससे ज्यादा सक्सेस तो ये है कि एक शख्स है जिसको ये टर्मिनोलॉजीज ही नहीं पता, सही ना, जिसके लिए सब जार्गन्स है और उसको ये चीजें समझ है, इट विल बी ऑसम, सही ना। आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, थैंक यू एंड यू हैव अ वेरी ग्रेट डे नाउ, थैंक यू।